19 नवंबर 2025 की जो अपडेट निकल कर आई है उसमें यहाँ पर जो जितने भी पेंशनर्स है, लाखों पेंशनर्स है पूरे देश में, उनके लिए कुछ खबरें निकल कर आई है। ठीक है, तो इन खबरों में कुछ पॉइंट है, उन पॉइंट के माध्यम से आपको मैं जानकारी देने वाला हूँ। ठीक है, देखिए पहला पॉइंट रहने वाला है नवंबर की जो पेंशन का मैसेज है और डेट है वो यहाँ पर बताने वाला हूँ। उसके बाद सेकंड पॉइंट है कोर्ट के कुछ फैसले आए हैं। ठीक है, जैसे एक है डीसीएस सेकंड सर्विस केस है, उसके बारे में बताएंगे। तीसरा पॉइंट है कोर्ट के फैसलों में पीएमआर केस पर क्या फैसला आया है उसके बारे में यहाँ पर जानेंगे। ठीक है, उसके बाद चौथा पॉइंट यहाँ पर आता है विकलांगता पेंशन। ठीक है, विकलांगता जो पेंशन मामला है वो कहां तक पहुंचा है उसके बारे में यहाँ पर बात करने वाले। ठीक है, तो फिलहाल चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो दोस्तों यहाँ पर पेंशनर से जुड़ी जो खबरें हैं वो उसमें जो पहला पॉइंट है उसके बारे में बात देखिए। 19 नवंबर को पेंशनर्स के लिए जो सबसे बड़ी खबरें सामने आई है यह 8वें वेतन आयोग से संबंधित है। ठीक है, कर्मचारी महासंघों यानी कि जो यूनियंस है ने प्रधानमंत्री को एक लेटर लिखकर 8वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी कि टोर पर गंभीर चिंता जताई है। अब 59 लाख पेंशनर संघों का कहना है कि टोर में 69 लाख मौजूदा पेंशनर और पारिवारिक पेंशन भोगियों के पेंशन संशोधन यानी कि समानता और लाभों के बारे में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। मतलब 8 पे कमीशन में जो भी बताया जा रहा है कि कर्मचारियों के लिए लागू होगा, पेंशनर्स के लिए नहीं। मतलब पेंशनर्स के बारे में कुछ भी यहाँ पर बताया नहीं गया है। उनकी डिमांडें है कि पेंशन का रिवीजन करो, ओपीएस जो पुरानी योजना है उसकी बहाली मतलब उसको लागू करो। यहाँ पर 20% अंतरिम राहत मिलनी चाहिए, इंटरिम रिलीफ। ठीक है, स्वास्थ्य सुविधाओं को विस्तार। ठीक है, पेंशनर संघ चाहते हैं कि 8वें वेतन आयोग के दायरे में वर्तमान पेंशन भोगियों के हितों को भी स्पष्ट रूप से शामिल किया जाए। ठीक है, जैसे कि कर्मचारियों के बारे में बात आती है कि 8 पे कमीशन लागू होगा तो कर्मचारियों को ये फायदे मिलेंगे, कर्मचारियों को वो फायदे मिलेंगे। ऐसे ही यहाँ पर पेंशन भोगियों को भी उतना ही यहाँ पर महत्व देना चाहिए। ठीक है, पहला पॉइंट आता है नवंबर की पेंशन का जो मैसेज है और तारीख का क्या हुआ। ठीक है, पेंशन भुगतान आमतौर पर केंद्र या फिर राज्य सरकारें और रक्षा मंत्रालय यानी कि स्पार्स पेंशन का भुगतान महीने की अंतिम कार्य दिवस यानी कि लास्ट वर्किंग डे को करती है। ठीक है, यानी कि 28 नवंबर या फिर 29 नवंबर 2025 में 30 नवंबर रविवार है, इसलिए पेंशन 28 नवंबर शुक्रवार या फिर 29 नवंबर रविवार यदि बैंक या फिर कारागार या बैंक चालू हो तो, ठीक है, बैंक काम कर रहे हो तो को आने की संभावना है। 28 नवंबर अधिक संभावित तारीख है। ठीक है, ज्यादा संभावना है 28 नवंबर को है कि 28 नवंबर को आपकी स्पार्श की पेंशन नवंबर मंथ की पेंशन डल जाएगी खाते में। ठीक है, नवंबर मंथ पेंशनर्स के लिए जीवन प्रमाण पत्र यानी कि लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने का महीना होता है। पेंशन में कोई रुकावट ना आए इसलिए 1 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में यह प्रमाण पत्र जमा करवाना अनिवार्य है। 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र वालों के लिए यह अवधि 1 अक्टूबर से शुरू हो जाती है। स्पार्श के पेंशनर्स को भी पेंशन के संबंध में अपडेट मैसेज भेजे जाते हैं कि पेंशन फाइल हो गई है या फिर नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर सेकंड पॉइंट था हमारा कोर्ट का फैसला जो कि डीसीसी जो कि डीएससी सेकंड सर्विस के दो पेंशन पर कोर्ट का क्या फैसला है ये देख लेते हैं। डीसीएस सेकंड सर्विस केस का संबंध आमतौर पर रक्षा सुरक्षा कोर यानी कि डिफेंस सिक्योरिटी कोर डीएससी के जवानों से होता है जो पहली सर्विस से रिटायर होने के बाद डीएससी में दोबारा ज्वाइन करते हैं। दो पेंशन का मामला क्या है, जो लेटेस्ट अपडेट उस पर क्या है, विभिन्न सशस्त्र बल ट्रिब्यूनल यानी कि एएफटी और उच्च न्यायालयों में ऐसे मामले लंबित रहते हैं। सामान्य नियम की दूसरी सेवा डीएससी में मिलने वाली पेंशन के लिए पहली पेंशन का लाभ छोड़ना पड़ता है या फिर दोनों सेवाओं की पेंशन को नियमों के अनुसार जोड़ा जाता है। जैसे कि आपको यहाँ पर कुछ एक जैसे एग्जांपल बताता हूं कि देखिए इस मामले में यह सुनिश्चित करने के लिए कानूनी लड़ाई जारी है कि दूसरी सेवा के लिए भी सामान्य सेवा पेंशन के साथ डिसेबिलिटी एलिमेंट यदि लागू हो या अन्य लाभ मिले, खासकर जब दोनों सेवाओं की अवधि पूरी हो गई हो। ठीक है, अब फिलहाल इस पर न्यू रिपोर्ट्स क्या है। वर्तमान में कोई सर्वोच्च न्यायालय का व्यापक या नया फैसला उपलब्ध नहीं है, लेकिन व्यक्तिगत मामले में पेंशन कम्यूटेशन की कटौती की अवधि जैसे कि 10 या 15 साल को लेकर उच्च न्यायालयों के पेंशनरों के हित में फैसले दिए जाते हैं, जैसे कटौती पूरी होने पर पेंशन की बहाली। अब हमारा सेकंड पॉइंट आता है पीएमआर केस का क्या हुआ, कोर्ट ने क्या फैसला किया। पीएमआर यानी कि प्री मैच्योर रिटायरमेंट यानी कि
यानी सबसे पहले जो रिटायरमेंट लेने वाले जो सैन्य कर्मियों से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब देखिए विवाद यह है कि क्या पीएमआर लेने वाले कर्मियों को डिसेबिलिटी पेंशन यानी कि विकलांगता पेंशन का सर्विस एलिमेंट मिलना चाहिए या फिर नहीं। ठीक है, कोर्ट का कुछ फैसला आया इस पर। आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल एएफटी, कई मामलों में एएफटी ने सरकार की इस दलील को स्वीकार किया है और पीएमआर लेने वाले कर्मी अमान्यकरण यानी कि इनवैलिडेशन के मामलों से अलग है, इसलिए वे डिसेबिलिटी पेंशन के सर्विस एलिमेंट के हकदार नहीं है। ठीक है, अब फैसले का आधार क्या है? अदालत अक्सर 2001 से 2009 के रक्षा मंत्रालय एमओडी के नीतिगत पत्रों और पेंशन नियमों यानी कि विशेषकर रूल 50 के तहत इस पर निर्भर करती है, जो पीएमआर पर रिटायर होने वाले को डिसेबिलिटी अवार्ड्स के बाहर रखते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में लास्ट में यह है, पीएमआर मामलों में डिसेबिलिटी पेंशन तो मिल सकता है, लेकिन सर्विस एलिमेंट मिलना अभी भी एक जटिल कानूनी इश्यू बना हुआ है, जिसमें सरकार की नीति और अदालती फैसलों की व्याख्या अलग अलग हो सकती है। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट, चौथा पॉइंट आता है विकलांगता पेंशन मामला। इसका क्या हुआ? देखिए, विकलांगता को दिव्यांग बोलते हैं। दिव्यांग पेंशन मामले में विभिन्न राज्यों में लगातार बदलाव हो रहे हैं। ठीक है, दिल्ली उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि सशस्त्र बलों के कर्मचारियों को विकलांगता पेंशन देना कोई दान नहीं बल्कि सैन्य सेवा के दौरान उनकी बलिदानों की उचित स्वीकृति है। कई राज्यों में पेंशन की राशि बढ़ने की मांग की जा रही है, जैसे कि देखिए बहुत सारे सैनिक ऐसे होते हैं जो कि लड़ाई के दौरान कभी घायल वगैरह हो जाते हैं, उसमें क्या है कभी हाथ चला गया कभी पैर चला गया, तो ऐसे में क्या है कि वो दिव्यांग जो विकलांग जो होता है विकलांग पेंशन मामला उसमें आते हैं। ठीक है, कई राज्यों में पेंशन की राशि बढ़ाने की मांग की जा रही है। एग्जाम्पल के लिए मध्य प्रदेश में इसे 600 से बढ़ाकर 1500 की मांग को लेकर उच्च न्यायालय में याचिकाएं दर्ज की गई है। ठीक है, और सरकार को इस पर विचार करने के लिए कहा गया है। अब देखिए उदाहरण जैसे उत्तराखंड जैसे राज्यों में दिव्यांग पेंशन योजना को सरल बनाया है। अब 20 वर्ष से अधिक आयु के पौत्र या पौत्र होने पर भी पेंशन जारी रहेगी और बीपीएल श्रेणी के लाभार्थियों के लिए भी आयु सीमा की शर्त हटा दी है। ठीक है, फिलहाल ये अपडेट थी 19 नवंबर 2025 की। इस अपडेट से रिलेटेड कोई भी डाउट क्वेश्चन वगैरह तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।